सुनील शेट्टी ने अपनी ग्रैंड डॉटर के नेम रेक्टिफिकेशन के लिए अभी 3 लाख रुपीस दिए हैं न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन जो लिया। तो मैम बेसिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डेस्टिनी नंबर? दोनों। अब मैं आपसे कहूँ बाइक में 2 व्हील्स है, आगे वाला व्हील ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पीछे वाला? जिनके भी बॉन्ड डेट 2, 20, 11 या 29 होती है, तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। और इनकी एक बात कहूँ, क्या न्यूमरोलॉजी हमारी रिलेशनशिप एनालिसिस में भी हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी हमें ये हेल्प करती है कि हमारा कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। अब 1 वाले की 2 वाले के साथ बहुत अच्छी जमेगी। क्यों जमेगी? कौन से नंबर एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं? तो जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है, ऐसे लोगों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो 5 नंबर के साथ, 7 नंबर के साथ, 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा जमता है। तो मैम अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज़ होती हैं? एब्सोल्युटली, न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज होती है, बट हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूजुअली तो आप लोगों ने देखी ही है, लेकिन कुछ कंसेप्शंस हैं या कुछ मिथ्स हैं, आज हम उनको क्लियर करेंगे सोनिया जान मैम के साथ, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं एंड एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। एंड अगर मैं इनके बारे में और ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मैं कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाऊँ। तो आइए जानते हैं मैम के बारे में मैम से ही। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो मैम सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, हमारी ऑडियंस को बताइए आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि वो भी आपसे कनेक्ट कर पाएँ। तो कुछ अपने बारे में, कब से आप इस फील्ड में हैं, कब से इन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ एंड क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, कैसी आपकी जर्नी रही बेसिकली? सबसे पहले जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन, तो माई सेल्फ सोनिया जैन, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल भी जानती हूँ, और ये कह सकती हूँ कि इस टाइम 80+ मोडालिटीज़ पढ़ा रही हूँ। वाओ। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं, जैसे आपने कहा कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो मेरी शुरुआत हुई थी आज से अराउंड 8 to 10 years बैक, जब बेसिकली आई एम BA मैथ्स ऑनर्स हूँ। उस टाइम मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, और एक ना कहीं सब कुछ अच्छा था, सब कुछ इजी गोइंग जा रहा था, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। और एक चीज़ मुझे ये जाननी थी कि मेरे बच्चों के लिए राइट करियर क्या है, बिकॉज़ मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ। तो उस टाइम भी मुझे ये होता था कि रास्ते में अगर देखो आपके एरिया में भी 10 शॉप्स है एक ही चीज़ की, तो पर्टिकुलर एक शॉप पे इतना रश क्यों रहता है? क्योंकि उसकी डेस्टिनी, उसके लिए वो प्रोफेशन उसको सूट कर रहा है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं था कि मेरे बच्चों के लिए राइट करियर क्या हो सकता है। सेकंड, मेरा खुद का अपना बिजनेस, मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस। तो एक चीज़ क्या थी कि हम अपना प्रॉपर्टी खुद से नहीं बना पा रहे थे। पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, बट जब जब हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जब जब हम टोकन अमाउंट देकर आए, तब हमारे बिजनेस में एकदम अचानक से डाउनफॉल। तो एक बार ऐसा हुआ होता तो संयोग की बात हो सकती थी, 2 बार होता तो भी सोचते, लेकिन ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 या 5 बार हुआ। तो कहीं ना कहीं मन में था कि मेरी प्रॉपर्टी या हमारी प्रॉपर्टी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बन क्यों नहीं पा रही। क्योंकि पहले जैसे हमारी मैरिज के बाद हमने ट्राई किया, उसके बाद मेरा जब बेबी हुआ, मेरी फर्स्ट डॉटर हुई, उसके बाद हमने ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ। ये काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं आप समझो लास्ट 8 to 10 years बैक तक ये सिलसिला था। तो कहीं ना कहीं ये किया था कि प्रॉपर्टी बन क्यों नहीं पा रही है, जब बिज़नेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और जहाँ हमने पैसा दिया वहीं पे गड़ा। तो फिर कहीं ना कहीं ये था कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है मुझे। बट उस टाइम पे क्या होता था ना, एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखने जा रहे हो तो आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ रखनी पड़ती थी, क्योंकि आज के टाइम में तो आप सब कुछ ऑनलाइन सीख सकते हो। बिल्कुल सही। लेकिन उस टाइम पे ऑनलाइन जैसा कुछ भी नहीं था, आपको सब कुछ छोड़ के, अपने सारे कामों को छोड़ के फिर आगे जाना होता था। तो रात को क्लास या दिन में क्लास ऐसा होता नहीं था, पर्टिकुलर टाइम पे क्लासेस होती थी, उसी टाइम पे जाना होता था। और फिर एस्ट्रोलॉजी एक बहुत लंबा टाइम, जिसे कह सकते हैं टाइम डिवोशन वाला सब्जेक्ट है। तो फिर न्यूमरोलॉजी में मुझे लगा क्यों ना न्यूमरोलॉजी की जाए। तो न्यूमरोलॉजी की तरफ मैं आकर्षित हुई, जहाँ मैंने नंबर्स को समझा और लगा कि ये तो मेरे से ही रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे मैं 8 नंबर हूँ, अभी हम जैसे उस बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, 7 नंबर है, तो क्यों मैं हमेशा रिसर्च में जाती हूँ, क्यों मैं लॉजिकल हूँ, क्यों मैं चीज़ों को रट नहीं पाती। आज भी अगर मुझे कोई चीज़ बोला जाए कि ये रटना है, तो मैं रट नहीं सकती हूँ।
मैं जो चीज़ होगा उसको लॉजिकल समझ के उसको आगे कन्वे कर सकती हूँ, बट रट्टाफिकेशन मुझसे आज भी नहीं होता। तो मुझे ये सब चीज़ों के आंसर्स मिले और साथ ही फिर धीरे धीरे जब मैंने उसको सीखा तो मुझे समझ में आया कि हमारी प्रॉपर्टी बन क्यों नहीं पा रही है। मेरे हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी योग नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी योग नहीं, मेरे इनफैक्ट बच्चों के पास प्रॉपर्टी योग नहीं। बट जैसे कि हम कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन का एक सोर्स नहीं है, सॉल्यूशन भी है। तो वहाँ जब मैंने न्यूमरोलॉजी को सीखा, ये तो समझ में आया कि क्यों नहीं बन पा रही है। कुछ रेमेडीज़ किया, आज मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी में रह रही हूँ और बहुत अच्छा सा स्मूथली वो चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है। ओके, तो मतलब एक मिथ है वैसे लोगों का कि ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो आप इस चीज़ में कितना बिलीव रखते हैं? करेक्ट है, ऑकल्ट ही हमें चुनता है, हम ऑकल्ट को नहीं चुनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी, अगर मैं उस चीज़ को ऐसे ही जाने दे, दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, उनसे कंसल्टेशन लूँ। बट बीइंग अ जैन फैमिली, मेरी फैमिलीज़ में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और ये सब थोड़ा सा वो नहीं बिलीवर थे। मेरे हस्बैंड आज मानते हैं, उस टाइम में उनका ये बिलीव था कि जो होना है वो होकर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट जब मैंने क्योंकि मैं बनिया फैमिली से हूँ, मैं थोड़ा हॉरोस्कोप वगैरह में बहुत ज़्यादा मुझे बिलीव सिस्टम है और उस टाइम भी था, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे करना है। तो जब चीज़ें देखी और समझा तो मैंने उसे एज एन हॉबी लिया। मेरा पर्पस भी नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। यू वॉन्ट बिलीव ज्योति, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगी और इस तरह से बच्चों को पढ़ा रही होंगी, स्टूडेंट्स पढ़ा रही होंगी और ये सब चीज़ें कर रही होंगी। बट न्यूमरोलॉजी की वजह से ना मुझे बहुत बहुत कुछ मिला है। जो नेम की स्पेलिंग्स में आज की डेट में यूज़ कर रही हूँ, उस नेम ने, जैसे आपने सुना होगा, 360 डिग्री आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। Exactly. मेरी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई है। जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी योग नहीं था, आज मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ। मेरे बच्चे भी इनफैक्ट जानते हैं कि क्या है नंबर्स। मेरा बेटा 6 नंबर का, तो वो कई बार परफ्यूम्स यूज़ करता, कहता है मैं अपना वीनस एनहांस कर रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और मेरे हस्बैंड भी आज की डेट में बहुत अच्छे से, क्योंकि देख रहे हैं चीज़ें हमारे लिए कैसे काम कर रही है, तो वो भी अब इस चीज़ में बिलीव करते हैं। एग्जैक्टली, ताकि हम यहाँ आज बैठे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। डेफिनेटली। राइट। तो अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, क्योंकि आपने कहा न्यूमरोलॉजी ने आपकी पूरी लाइफ चेंज करी है। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से कितनी डिफरेंट है? क्या ये इंटरलिंक्ड है या अलग अलग हैं? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मैं एक ही सिक्के के दो पहलू बोलूँगी। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, राशियों के बारे में बात करते हैं, 12 हाउसेस के बारे में बात करते हैं। एट द सेम टाइम न्यूमरोलॉजी हमारे प्लैनेट्स को नंबर की फॉर्म में डिकोड करती है। ओके। इसके अलावा हमारा बर्थ चार्ट बनता है, उसमें भी 9 हाउसेस। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस हैं, वैसे ही हमारे न्यूमरोलॉजी में 9 हाउसेस हैं। फिर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, कोई सोए हुए ग्रह, आपने सुने होंगे, लाल किताब में बोला जाता है सोए हुए ग्रह हैं। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में आप ये जान सकते हो कि वो प्लैनेट एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास 1 है ना, और मैं कहती हूँ 1 भी 3 टाइम्स है, और 1 को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस का नंबर है। बट दैट पर्सन इज सेइंग कि भाई मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो यानी कि वो जो प्लैनेट है 1, वो उसका इम्बैलेंस है या सोया हुआ कंडीशन में है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशाएं आती हैं, सेम वी कैन कनेक्ट विद द न्यूमरोलॉजी। हमारी महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। वहाँ कुछ हम योग पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि पितृदोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। न्यूमरोलॉजी से भी हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं। टेक्निक अलग अलग है दोनों की निकालने की। आप ये देखो, डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है और एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करता है, हाथ पकड़ के चेक करता है, और जो एलोपैथिक डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप लेता है। एग्जैक्टली। तो दोनों की टेक्निक अलग अलग है, बट रूट कॉज पकड़ के हम उस पर काम करते हैं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू कहूँगी, अलग अलग नहीं कहूँगी। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं ना, इट इज़ अ वैदिक न्यूमरोलॉजी। यस, राइट, क्योंकि वैदिक इसमें सारे वेदास से इंस्पायर्ड। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, लोशो न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी।
जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपकी महादशा अंतरदशा का कॉन्सेप्ट बताते हैं। कुछ ऐसे योगाज होते हैं, जैसे राजयोग हो गया, पितृदोष की अगर मैं बात कर रही हूँ, काल सर्प दोष की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से टू द पॉइंट वो डिफाइन करेगा, वहाँ तो एस्ट्रोलॉजी ही होता है, बट येस बहुत सारे हमारे न्यूमरोलॉजी में टूल्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा वहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही होता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है न्यूमरोलॉजी में? एस्ट्रोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर ये रहता है कि आप जो प्लैनेट्स पढ़ रहे हो, जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को नंबर्स में डिकोड करते हैं। जैसे नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं कि सूर्य अथॉरिटी बनाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, सेम हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं कि इफ़ योर बॉर्न डेट इज़ 1, 10, 19 या 28 है, या आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है, मूलांक या भाग्यांक जिसे हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप बिजनेस अच्छा करोगे, तो उसी तरीके से हम वहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैम अभी आपने बर्थ डेट की बात करी, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि एक बर्थ डेट हमारे कौन से प्लैनेट से रिलेटेड, क्या डोमिनेटिंग है क्या नहीं है, कौन सा प्लैनेट हमारा कमज़ोर है, ये हमें पता कैसे चलता है? सबसे पहले हमारे चार्ट में या हमारी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो हमारे जो सोल नंबर्स, जिसे मैं कहती हूँ, सोल नंबर्स 2 नंबर होते हैं, जो कि होते हैं हमारे मूलांक और भाग्यांक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, मूलांक यानी कि मूल अंक, जिसे हम बेसिक नंबर के नाम से जानते हैं, पर्सनालिटी नंबर के नाम से जानते हैं, साइकिक नंबर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। इसी तरीके से है हमारा भाग्यांक। भाग्यांक यानी कि हमारा डेस्टिनी नंबर, जिसे कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। भाग्यांक यानी कि भाग्य का अंक। अगर किसी को करियर रिलेटेड अगर देखना है, करियर रिलेटेड इश्यूज देखने हैं, तो वहाँ हमें भाग्यांक की तरफ फोकस करना पड़ता है, क्योंकि भाग्यांक हमारा भाग्योदय कब होता है, जब हम पैसा अर्न करने जा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, जब अर्न करते हैं, तो वहाँ से माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 17, तो उसका जो मूलांक होगा उसको सिंगल डिजिट पे कर देंगे, यानी कि 1 + 7 विच इज़ 8। तो उसका जो मूलांक बनेगा वो 8 बनेगा। अगर मुझे भाग्यांक देखना है तो डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐड कर लेते हैं और एक सिंगल डिजिट पे लेके आ जाते हैं, वो होता है हमारा भाग्यांक, राइट। तो मूलांक और भाग्यांक ये हमारे 2 ऐसे सोल नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ के थ्रू आउट द, मतलब कहते हैं ना, होल लाइफ चलते रहते हैं, जिसमें हमें बाकी चार्ट तो देखना होता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ के बाकी नंबर्स भी हमें देखने हैं, बट जब तक आपने इनको सही से मैनेज नहीं किया तो आप जितनी मर्जी रेमेडीज़ कर लो तो कोई इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा वापस वैसे ही आ जाएगा। तो मैम बेसिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डेस्टिनी नंबर? दोनों। अब मैं आपसे कहूँ, बाइक में 1-2 व्हील्स हैं, आगे वाला व्हील ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या पीछे वाला? दोनों सेम। तो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के। ये दोनों बाइक रूपी, जैसे कहते हैं ना, हमारी बाइक है लाइफ की, उसके दोनों पहिए हैं, दोनों व्हील्स हैं, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो मैम ये तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे कि एक डेट ऑफ बर्थ से आप उस सामने वाले इंसान की पूरी पर्सनालिटी, पूरी लाइफ की एनालिसिस करके आप उसके सामने दे देते हो, तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा और इसके बारे में बताइए कि ये क्या प्रोसेस है? देखो, वैसे तो ना हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अभी हम बात कर लेते हैं मूलांक और भाग्यांक की, ठीक है। तो सपोज किसी, अब जैसे मूलांक और भाग्यांक निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे, राइट। बट जैसे अगर मैं बात करूं, किसी का मूलांक, शुरू से शुरू करते हैं, मूलांक या भाग्यांक किसी का 1 है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की बॉर्न डेट 1, 10, 19 या 28 है, तो वो होते हैं 1 नंबर से रूल, यानी कि सन से रूल। या जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 1 आ जाए, सिंगल डिजिट पे जब हम करें तो वो 1 आता है, तो वो रूल होते हैं 1 से। मूलांक या भाग्यांक दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के एट्रीब्यूट, मैंने कहा ना, ये सोल नंबर है, हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो 1 नंबर वाले लीडरशिप क्वालिटी के होंगे, बिजनेस ओरिएंटेड होंगे, या बिजनेस के लिए बिजनेस करने वाले होंगे। इन्हें हाई प्रोफाइल का जॉब सूट करता है। हाई प्रोफाइल का यानी कि जहाँ पर ये लोगों को ऑर्डर कर सके। 1 नंबर को देखो, अगर 1 नंबर की शेप देखो, सिंगल ऐसे खड़ा हुआ है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो ये मैं कहूँगी पुष्पा मूवी है ना, वो झुकूंगा नहीं, वही वाला 1 है। तो ये वही राजा है कि झुकेगा नहीं, तो इसे कैसे काम सूट करेंगे? मतलब ये कह रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, तो यानी कि जहाँ कुछ ऐसे हो जहाँ पर ये लोगों से काम करवा सके, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर को ये पता है कि मुझे अपने स्टाफ से ये काम करवाना है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, कई
मेरे से ये पूछते हैं कि मैम ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई मैनेजर बन जाए, एग्जैक्टली। राइट? तो अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, डेली वेजेस वाले लोग हैं, मान लीजिए उनका बेटा है, उसने पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं करी, अब वो बन गया सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र जिसके अंडर में 4 बच्चे और हैं, 4 बच्चे यानी कि 4 स्टाफ और हैं जो काम करें। मेरे मुंह से बच्चे बच्चे निकलता है क्योंकि पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा समझ लेना, बच्चे मतलब वैसे, ठीक है? तो 4 स्टाफ और हैं, उनसे वो काम करवा रहे हैं। भले ही उसकी सैलरी 15,000 है, लेकिन वो 4 और लोगों से काम करवा रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं रूल कर रहा है, राइट? कहीं ना कहीं वही नंबर है, ट्रेट वही है, लेकिन दशा काल परिस्थितियाँ बदल जाती है हर एक के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन भी चेंज हो जाती है। अब जैसे बात करते हैं 2 नंबर की, जिनके भी बॉर्न डेट 2, 20, 11 या 29 होती है, वो लोग रूल होते हैं 2 नंबर से, या जिनका डेस्टिनी नंबर 2 आए। तो ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं। अब 2 की शेप देखो, झुका हुआ है, इस तरीके से है, कर्वी है, राइट? तो ये इसीलिए इमोशनल है, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। और इनकी एक बात कहूँ, डाटा कलेक्शन में बहुत अच्छे होते हैं। अब इमोशनल हैं तो आप देखो 20th सेंचुरी के बच्चे, आज की जनरेशन में अगर आपकी भी बात करूं, आप भी 20th सेंचुरी के होंगे, तो आज की जनरेशन को या आपसे और आगे आने वाली जनरेशन जो है, हमने आपको मारा नहीं है, राइट? जबकि हमारी जो जनरेशन थी 19th सेंचुरी की जनरेशन, बहुत पिटी भी है, डांट भी खाई है, लेकिन आप लोग जो है ना बहुत सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो। वाई? क्योंकि 20th बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए आ रहा है। तो वो जो इमोशंस है, वो जो सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल सिचुएशंस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल सबके साथ है। तो 2 नंबर इमोशनल होगा, राइट? सेंटिमेंटल होगा। अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर है जुपिटर का। जुपिटर यानी कि ज्ञान देने आया है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, मतलब उन्हें नॉलेज का होता है कि मैं सीखूं। अगर हमारे घर में 3 नंबर का बच्चा है तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेगा, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी सीखेगा कि ये ट्यूबलाइट जल रही है तो कैसे जल रही है, ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। तो 3 नंबर वहाँ से कनेक्ट हुआ। 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर में भी लाइन्स आ रही हैं, राइट? 4 नंबर में एक स्ट्रेट लाइन और फिर वो 2 घुमावदार लाइन। तो ये भी कहीं ना कहीं पुष्पा का एक मिरर इमेज कह सकती हूँ मैं, 1 नंबर का मिरर इमेज। तो झुकता ये भी नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये है एक शेफर्ड, मतलब इसको काम बता दो कि तुम्हें ये करना है और ये आपके उस काम को करवाना जानता है, इसीलिए इसे रॉबिन हुड भी बोला गया है। अब 4 नंबर है राहु। राहु क्या है? ऊपर का हेड, यानी कि राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। जब आपको ये पूरी स्टोरी पता ही होगी कि स्वर भानु बैठ गए थे और देवताओं की लाइन में, तो अमृत का पी लिया उन्होंने, अमृत पान कर लिया, तो अमृत उनके कंठ में चला गया था, लेकिन विष्णु भगवान को पता चल गया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसकी वजह से वो जो स्वर भानु था वो 2 पार्ट्स में हो गया। तो ऊपर का जो पार्ट था वो राहु। तो राहु है दिमाग, ऐसे लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे अगर घर में बच्चे हैं तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत अच्छे चलाएंगे, लैपटॉप्स अच्छे से चला लेंगे, मोबाइल बहुत अच्छे से चला लेंगे। तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर 1 2 3 4 ऊपर, 6 7 8 9 नीचे। तो 5 नंबर मिडल में आ रहा है, बैलेंस का नंबर है। जैसे हम कहते हैं ना वास्तु में घर का ब्रह्म स्थान, तो ये 5 नंबर हमारा न्यूमरोलॉजी में ब्रह्म स्थान ही है, राइट? तो बैलेंस का नंबर है। ऐसे लोग इमोशनल भी हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं, तो इमोशनल एज वेल एज प्रैक्टिकल। अब 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, यानी कि बुध को। बुध यानी कि बुद्धि। आप कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं 5 नंबर से रूल होती है। नंबर 6 वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। अब ये जो है फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अब ये पूरा कर्वी शेप है, राइट? तो इमोशनल होंगे, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। 6 नंबर लोग वाले लोग ना, अक्सर आप देखोगे अगर रात को भी लोअर टी शर्ट पहन रहे हैं तो वो भी आयन करके पहनेंगे। अच्छा। अब अगर 8 नंबर, अभी हम 8 नंबर के बारे में भी इसमें बात करेंगे, तो 6 नंबर वाले ना अपनी लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली पे बहुत ध्यान देते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल को भी दिखाता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे न्यूमरोलॉजी चार्ट पे क्या आ रहा है 6 में। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर की जो शेप है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है, इसीलिए ऐसे लोग अक्सर पूछते रहेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है। हर चीज़ को इन्हें डेप्थ में जाके करना होता है, क्यूरियोसिटी होती है, इन्हें हर चीज़ को जानना है।
7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे केतु, देखो राहु और केतु हमने 2 बॉडी पार्ट पढ़े थे, तो केतु के पास हेड नहीं है। हेड नहीं है यानी कि दिमाग नहीं है। अब दिमाग नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिमाग से खाली है। आई एम ऑल्सो हैविंग 7 नंबर, मैं खुद 7 नंबर वाली हूँ, बट 7 नंबर कहता है रिसर्च। जिस चीज में भी घुसेंगे ना, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या अपना साइंस हो या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसकी डेप्थ में जाके काम करेंगे कि ये चीज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। इन्हें हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। रिसर्च 7 नंबर से अच्छी कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता, लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, ट्रस्ट फैक्टर। इन्हें इमोशनल फूल कहा जाता है, क्योंकि दिमाग तो है नहीं ना, प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकते, सेंटिमेंटल है। ये वो लोग होते हैं, सपोज मूवी चल रही है, मूवी में बेटी की विदाई का सीन चल रहा है और इनकी खुद की सिर्फ 1 साल की अभी बेटी है, तो ये वहीं पे रो पड़ेंगे। 20 साल बाद की इनको अज्यूम वहीं से हो जाएगा, यार मेरी बेटी की विदाई होगी तो ऐसे होगा, वहीं से इतने सेंटिमेंटल है। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर की अगर आप शेप देखेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बनता है, ना उसका स्टार्टिंग है ना उसका एंडिंग है। अब 8 का शुरू और अंत नहीं है, यानी कि सैटर्न देव जो है, शनि देव जो है, वो आपके न्यायदाता भी उन्हें कहा जाता है। जैसा कर्मा वैसा रिजल्ट। लाइफ की हर स्टेज पे आपको टेस्ट देना पड़ता है। आप चाहे किसी भी उसमें हो, मुकाम पे हो, टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट हंस के दो या रो के दो, तो बेटर है ना, देना तो है, तो बेटर है ना कि हंस के दो। अब आप ये सोचो कि 8 नंबर के साथ सबसे बड़ी बात क्या है ना, जहाँ से ये लाइफ में यू टर्न मारते हैं वहीं पे इनके लिए ट्रेजर छिपा होता है। तो इनको पेशेंस बना के रखनी है। अक्सर 8 वालों को देखोगे कि काम को चेंज करते हुए दिखेंगे। लाइफ के 40 साल 40 ईयर्स तो इनके ऐसे ही निकल जाते हैं, स्विचेस करते हुए कि यार ये मेरे लिए काम सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि सैटर्न देव देखते हैं कि तुम कर रहे हो, कितना कर्म कर रहे हो। तो इनको सिर्फ एक ही मैं बोलूँगी, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि ये जो है ना, पेशेंस बना के रखे, कंसिस्टेंसी बना के रखे, जिस तरफ चल रहे हैं उस तरफ चलते रहें तो इनको रिजल्ट 100% मिलेगा। लेकिन हाँ, टेस्ट ज़रूर देना है, डिले होके रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, और ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखेगी। तो हार नहीं माननी, मतलब अपना वर्थ ही मिलेगा, जितना आपने पेशेंस रखा उतना वर्थ होगा उस चीज़ का। पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि जिस काम में लगे हुए हो उस काम को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो आपको ये नहीं है कि नहीं यार ये मेरे को अभी सक्सेस नहीं मिल रही है। मैं खुद, जैसे मैंने बताया, 8 नंबर 7 नंबर का मेरा कॉम्बिनेशन है, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो 8 ने, हालांकि भले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ यार नहीं है ठीक, इसमें इतना रिजल्ट नहीं है। इनके लिए बोला जाता है अवार्ड बहुत है, रिवॉर्ड नहीं है। मतलब आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन जहाँ बात रिवॉर्ड की आती है, मनी की आती है, तो वहाँ ये पीछे रह जाते हैं। बट हाँ, जब आपको मिलने भी आएगा तो लंबी रेस का घोड़ा बोलती हूँ मैं से, तो ये वो है, जब आपको मिलेगा तो अथाह में मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। और फिर प्रॉपर्टी के लिए भी 8 नंबर देखा जाता है, राइट। 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर है हमारा मार्स का नंबर, मंगल का नंबर, जिसे हम सेनापति भी बोलते हैं। अब सेनापति क्या करता है, जंग के मैदान में फाइट करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना कहीं करेजियस होते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखो, अगर ये एक पर्सन है, 4 बंदे से लड़ने आए हैं ना, तो ये उनसे अकेला भिड़ लेगा। प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इन्हें नारियल भी कहा जाता है। बाहर से दिखने में बड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो 9 नंबर ना कहीं आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखोगे, इनके अंदर ना रात को अगर आपका कोई फ्रेंड होगा और 9 नंबर वाला होगा, और आप रात को 12 बजे इन्हें आवाज़ लगाओगे, कॉल करोगे कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए तैयार होंगे। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है। अब जैसे हमारे ये नेचर है, उसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ को लेकर चलें तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाती है। जैसे मैंने बताया 8 नंबर डिलेज लाता है। तो अगर आपको पता है कि डिलेज लाता है, आपको टेस्ट देना है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टेस्ट देना है, हंस के दो या रो के दो, देना तो पड़ेगा। अब या तो मैं रो रो के टेस्ट देती रहूँ, या मैं हंस के दूँ, और बस सैटर्न देव को कह दो ठीक है आप टेस्ट लो, मैं दे रही हूँ, सक्सेस होना है, बस ये हो जाएगा। तो मैम, ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें एक ही बारी में बता दी। तो अब मेरा जो अगला सवाल है आपसे, वो ये है कि आजकल जेनजीज या कह लीजिए जो नई जनरेशन के टीनेजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या वो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उनके रिलेशनशिप्स। तो क्या न्यूमरोलॉजी हमारी रिलेशनशिप एनालिसिस में भी हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन जो थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी आपके क्वेश्चन में, जो आपने कहा ना आज की जनरेशन को प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती थी, पहले की जनरेशन में भी प्रॉब्लम थी। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि पहले हमारा घर का एनवायरनमेंट या हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते थे कि भाई बेटा तुम जा रही हो तो बस अब यही निभाना है। बट उस टाइम पे क्या था ना, गर्ल्स को इतनी वो नहीं थी लाइक कि अर्निंग कर रही हैं या अपने करियर में आगे बढ़ चुकी हैं। तो आज हमारी जो बेटियां हैं वो भी बहुत आगे चल चुकी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो अब वो ये कहती है कि भाई आप भी कर रहे हो मैं भी कर रही हूँ, तो बराबर का वो है। अब बात आती है क्या ये न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है? आंसर इज़ यस, बिल्कुल करती है। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करो, जिन लोगों के भी पार्टनर जो हैं वो 1 वाले हैं और वो खुद भी 1 वाले हैं, है ना, बेसिक या डेस्टिनी, मूलांक या भाग्यांक, वो ये लोग नोटिस करेंगे कि दोनों पार्टनर क्या हो गए, इगोइस्टिक हो गए। अब दोनों में झगड़ा हुआ, जो कि हर घरों में हो जाता है नॉर्मली, छोटा मोटा, तो मनाएगा कौन? क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं, दोनों कहते हैं भाई गलती तूने की है, वो कहता है गलती तूने की है, दोनों एक दूसरे पे वो कर रहे हैं और दोनों कहते हैं, मैंने बताया ना पुष्पा है, झुकेगा नहीं, तो दोनों ही नहीं झुकेंगे। तो वहाँ पर न्यूमरोलॉजी हमें ये हेल्प करती है कि हमारा कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। अब 1 वाले की 2 वाले के साथ बहुत अच्छी जमेगी। क्यों जमेगी? 1 डोमिनेटिंग है, 2 इमोशनल है, तो 2 क्या करेगा, ठीक है जाने दे, कोई बात नहीं। अब 2 वाला मनाएगा 1 वाले को, या 1 वाला कहेगा यार ये प्यार से बैठी हुई है, मानी हुई है, तो वो इतना फाइट फूट नहीं करेंगे, आपस में उनका पैचअप हो जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी ना हमें ये नंबर्स को समझने में बहुत हेल्प करती है। अब फॉर एग्जाम्पल 8 वाला कोई पर्सन है, 8 वाले पर्सन की मैरिज 8 वाले से हो गई। अब फिर से दोनों ही रिजिड है, दोनों ही झुकने वाले नहीं हैं। दोनों में अगर जिस दिन झगड़ा होगा तलवारें निकलेंगी, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आएगी। लेकिन हाँ, अब वहाँ पे मैटर ये भी करता है कि उनका डेस्टिनी नंबर क्या है। सपोज दोनों के मूलांक तो 8 हो गए, अब झगड़ा तो हुआ, तलवारें भी निकली, लेकिन एक का डेस्टिनी नंबर 6 है और एक का डेस्टिनी नंबर 5 है, तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास ऐसे नंबर्स बैठे हुए हैं जो इमोशनल भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो तलवारें निकली थी वो अगले दिन वापस से पैचअप होके एक ही थाली में खाना खा रहे होंगे। तो न्यूमरोलॉजी ना हमें ये हेल्प करती है कि हमारा कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगा हमारे पार्टनर के साथ। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि मैम अगर कंपैटिबिलिटी सही नहीं है ना, तो और बहुत सारे लोग भी हैं, मान लीजिए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 1 और 1 का है तो उनमें झगड़े होंगे, तो फिर क्या वो डिवोर्स लेने? तो भाई हम डिवोर्स की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम वहाँ पे फिर कुछ रेमेडीज़ देते हैं, कुछ नंबर्स के सॉल्यूशन देते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स के थ्रू या उनके नेम के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें चेक करके कि कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें बनी रहे। अच्छा मैम, तो बेसिकली जो सेम नंबर के पार्टनर्स होते हैं तो उनमें कहीं ना कुछ कन्फ्लिक्ट रहता है, राइट? कह सकते हैं रहता है, क्योंकि सेम मूलांक है ना, दोनों का सेम नेचर होगा, तो वो जो स्ट्रेंथ है वो दोनों की सेम है, वीकनेस भी दोनों की सेम है, तो सेम स्ट्रेंथ सेम वीकनेस सब कुछ सेम है। तो लाइफ में ना एक जैसा नेचर वो चीज़ें सॉल्व तो करेगा, लेकिन जब कभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना तो दोनों के नेचर, अब मान लीजिए अब जैसे मैंने 1 का बोला है ना, अब अगर 2 नंबर के दोनों पार्टनर हैं, दोनों ही इमोशनल हैं, अब ये तो हमने 1 की बात करी थी ना, मैं कहती हूँ 2 नंबर के पार्टनर हैं और दोनों ही 2 नंबर से रूल होते हैं, दोनों इमोशनल हो गए। छोटी छोटी बात पे भाई वाइफ ने कहा चलो जी आज हम मूवी देखने चलेंगे, दूसरे ने कहा ठीक है चलेंगे। अब बाई चांस ऑफिस में ज़्यादा काम आ गया, कुछ ऐसा रीज़न हो गया, तो उसने कहा अपनी वाइफ को कि भाई आज नहीं जा पाएंगे। अब वो इस बात को दिल से लगा के बैठेगी, अब वो इधर से दिल से लगा के बैठेगी, तो उससे 2 नंबर वाला जो पार्टनर है वो ये सोचेगा भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, ऑफिस में ज़्यादा काम आ गया था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो। वो इधर से अपनी बातों को दिल से लगा के बैठेगा और उधर से वो उसकी वाइफ दिल से लगा के बैठेगी, तो प्रैक्टिकल तो कोई भी नहीं है ना, तो सेंटिमेंटल हो जाएंगे दोनों। तो वहाँ पर अगर वही सेम चीज़ की डेस्टिनी नंबर है, बैलेंसिंग कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी है। ओके, तो कौन से नंबर एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं? 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जिनका भी मूलांक 1 है, तो ऐसे लोगों की जो कंपैटिबिलिटी मैच होती है, जिनके साथ इनका अच्छा बनता है, वो है 2 नंबर वाले लोग, 3 नंबर वाले लोग, 7 नंबर वाले लोग। यानी कि जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा या 7 नंबर होगा या 9 भी होगा, तो बहुत अच्छा सा उनका मैच होता है। अगर हम एंटी की बात करें, फाइट की बात करें, तो 1 वाले की 1 के साथ
थोड़ी सी फाइट रहेगी। जैसे मैंने बताया मैरिज के अंदर पार्टनरशिप वगैरह, बिजनेस पार्टनरशिप की यहाँ हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें 8 नंबर की, तो 1 की और 8 की भी नहीं जमती है। अच्छा। यस, दोनों बिल्कुल एंटी हो जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे 1 और 8, मतलब जब अफेयर की बात करते हैं, दोनों नंबर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बिफोर मैरिज तो मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, लेकिन आफ्टर मैरिज तू कौन और मैं कौन, ये चलता है, राइट। बिल्कुल। अब 2 नंबर की बात कर लेते हैं, जिनका भी मूलांक 2 है या भाग्यांक 2 है। ऐसे लोगों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो 1 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ या 7 नंबर के साथ अच्छा जमता है, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक ये होगा। अच्छा। 3 नंबर की बात करें तो जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है, ऐसे लोगों की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो 5 नंबर के साथ, 7 नंबर के साथ, 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा जमता है। ओके। ठीक है। 3 नंबर और 6 नंबर बहुत ज़्यादा एंटी है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप दोनों की शेप्स भी देखो, 3 इस तरफ उसने फेस किया हुआ है, 6 ने इस तरफ फेस किया हुआ है। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा 36 का आंकड़ा। जब आप 3-6 को देखोगे ना, लिखोगे, तो एक का फेस इस तरफ जा रहा है और एक का फेस इस तरफ जा रहा है, दोनों बैक टू बैक खड़े हुए हैं, राइट। तो ये वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरा ना 3 और 6 में एक चीज़ और बताती हूँ, लड़ाई क्यों होती है उनके बीच में। उनके बीच में लड़ाई इसलिए होती है 3 और 6 के बीच में, 3 नंबर ना अपने इमोशंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसको आते ही नहीं है। वो नीज पे, जो कहते हैं ना कि आजकल आपकी जनरेशन में क्या होता है ना, नीज पे बैठो, गुलाब का फूल दो, तब वो अच्छा रोमांटिक सा लगता है ना। तो 3 नंबर इमोशन अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर हम बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर ये है, रोमांटिक नेचर का है, वो यही है, अपने नीज पे बैठेगा, गुलाब का फूल देगा, रोज़ फ्लावर देगा, तो इस तरीके का होगा। 6 नंबर की एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे डिस्को लेके जाओ, पार्टीज़ में लेके जाओ। 3 नंबर करेगा भाई शिरडी चलते हैं, मंदिर चलते हैं, रिलीजियस यात्राओं की तरफ। तो दोनों के ओपिनियन अलग हो गए, तो यहाँ पर उनकी फाइट होती है। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन और भी है जो मैं बहुत देर से जानना चाहती थी कि ऑकल्ट का भी कोई नंबर होता है कि आप ऑकल्ट में आए हैं, तो ये आपका कोई एक नंबर था जिसकी वजह से आप ऑकल्ट फील्ड में आए हैं? देखो, ऑकल्ट हमें चुनता है, हम ऑकल्ट को नहीं चुनते हैं, पहली बात। एग्जैक्टली। कोई भी ऑकल्ट में जा सकता है या ऑकल्ट किसी को भी चुन सकता है, आप किसी भी नंबर से हो। बट यस, अगर आप देखो 3 नंबर की बात करूं तो मैंने कहा ज्ञान के लिए, तो ऑकल्ट में क्या है ना, आप जितना मर्जी ज्ञान ले लो उतना कम है। Exactly. एक समुद्र है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 7 नंबर रिसर्च का नंबर है, तो जिनके पास बेसिक या डेस्टिनी में 7 है, ऑकल्ट उनको भी बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि वो डूब जाते हैं उस सब्जेक्ट में, उसकी नॉलेज में, राइट। अगर हम बात करें सैटर्न देव की, शनि देव की, तो शनि देव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है रहस्य को। तो ये जो हमारा ऑकल्ट है ना, ये भी एक रहस्य ही है, है ना। तो रहस्य में डूब जाना। अब अगर मैं बात करूँ 2 नंबर की, तो 2 नंबर इंट्यूशन का नंबर भी है, तो ऑकल्ट में इंट्यूशन भी ज़रूरी होती है, तो वहाँ तो 2 आ गया। 5 नंबर वाले लोगों को रिलीजियस बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 5 नंबर वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखो ना कहीं कोई ना कोई नंबर की एनर्जी अट्रैक्ट कर ही रही है ऑकल्ट में। तो सिंपल सी एक बात कहूँगी कि ऑकल्ट हमें चुनता है, वो चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर वाला ऑकल्ट में जा सकता है। बट यस, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो मैंने आपको बताए, तो वो उसको हेल्प ज़रूर करता है और उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए। तो मैम, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नेम में करेक्ट करके हम अपनी डेस्टिनी को 360 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं, और आपने भी किया है। यू आर अ लाइव एग्जाम्पल है, स्टैंडिंग सिटिंग राइट बिसाइड्स अस। तो मैम, जैसे हम बॉलीवुड को भी देखते हैं, आयुष्मान खुराना हो गया, अभिषेक बच्चन हो गया, एंड सो ऑन, कितने ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिनके या तो कुछ स्पेलिंग्स एक्स्ट्रा होती हैं या कुछ सब्ट्रैक्टेड होता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सही बोला आपने। इनफैक्ट अभी रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ, सुनील शेट्टी ने अपनी ग्रैंड डॉटर के नेम रेक्टिफिकेशन के लिए अभी 3 लाख रुपीज़ दिए हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन जो लिया है। उसका जो नेम नंबर अगर आप देखोगे तो नेम नंबर 3 पे आ रहा है। बेसिक डेस्टिनी 6-9 का कॉम्बिनेशन है, और नेम ना एक हमारी बहुत बड़ी एनर्जी है। सबसे पहले अगर आपका
जो नेम नंबर है आपके मूलांक और भाग्यांक, बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से फाइट करता हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं एनिमी नंबर। मैं अपना ही केस ले लेती हूँ। मेरा जो पहले नेम नंबर था वो आता था 9 पे, जो कि 9 जो है 8 का एंटी है, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में स्टक फील कर रही थी, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी कहीं ना कहीं जो बीच में आ रहा था ना वो यही था। तो जब उस नाम को अलाइन किया, उन चीज़ों को समझा, तो लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई। अब ये जो विद्या है ना, ये सिर्फ आज के टाइम की नहीं है, ये एंशिएंट साइंस है। इसीलिए बॉलीवुड इंडस्ट्री कह लो या आप हाई प्रोफाइल के लोग कह लो, वो लोग बहुत अच्छे से इन्हें फॉलो करते हैं। सारे लोग, आप जितने एग्जाम्पल हो, जैसे आपने आयुष्मान खुराना का लिया, अजय देवगन का लिया, इन सब ने अपने अपने नेम को बैलेंस किया। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन, अब लेकिन ना होता क्या है, हमें अधूरा ज्ञान है, लोग अधूरा ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखो अमिताभ बच्चन का जो बेसिक डेस्टिनी है वो 2 and 1 का कॉम्बिनेशन है जी। और कहा जाता है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि 7 नंबर अच्छा नहीं है, बट उनका जो नेम नंबर आ रहा है वो 43 के 7 पे आ रहा है, विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही है। क्योंकि जब हम न्यूमरोलॉजी को डेप्थ में जाकर पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें समझ में आती है कि हर एक के लिए 5 नंबर 6 नंबर अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ, जब मैं स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ तो वो यहीं से आते कि मैडम 5 पे नेम कर लिया, 6 पे नेम कर लिया हमने। तो हर एक के लिए 5 अच्छा नहीं है, हर एक के लिए 6 नहीं अच्छा। मिसिंग नंबर पे आप नाम लेके जाओ, वो भी पता नहीं होता सही है कि नहीं है। तो जब तक आपका सिर्फ बेसिक डेस्टिनी नहीं देखा जाएगा, आपका पूरा चार्ट देखा जाएगा, कहीं उसमें कोई ऐसा योग तो नहीं बन रहा जो बहुत ख़राब योग है। तो जब हम नेम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उस योग को ब्रेक करते हैं। अगर कोई बैड योगा बना हुआ है, एक अच्छा योग क्रिएट करते हैं, राजयोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्या ताकि थ्रू आउट द लाइफ आपको उसके रिजल्ट मिले, आपके बेसिक सेट डेस्टिनी के साथ कंपैटिबल हो। फिर कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है, कंपाउंड नंबर यानी कि जो लास्ट में नेम नंबर को टोटल करके जो आता है 2 डिजिट्स का नंबर, तो वो जो कंपाउंड आ रहा है वो कितने डिजिट्स का आ रहा है ना। जैसे 33, 24, अब 6 बनता है, 24 से भी बनता है, 33 से भी बनता है, 51 से भी बनता है। तो किसके लिए कौन सा अच्छा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, 8 वालों के लिए 51 का 6 इतना अच्छा नहीं है, राइट। तो वहाँ पर हम कंपाउंड नंबर की थ्योरी समझते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक सही नेम रेक्टिफिकेशन किया जाता है। इसीलिए आपने तो सिर्फ नेम की बात की है, बहुत सारे लोग या मूवीज़ में मैं कहूँगी कि मूवीज़ के नेम तक भी एज पर न्यूमरोलॉजी लिए जाते हैं। जैसे आप पठान मूवी में देखो, पठान में डबल ए किया हुआ है ना, तो वो आ रहा है 25 पे, क्योंकि उसको पठान मूवी को नाम को ना शाहरुख खान के उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया गया ताकि उसको रिजल्ट मिले। ऐसे ही आप क्रिकेटर्स की जो जर्सी नंबर होते हैं, एग्जैक्टली वो भी न्यूमरोलॉजिकली चेक करके ही उन्होंने लिया होता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के कोई भी नंबर ले लिया। तो वो जो जर्सी नंबर है वो भी न्यूमरोलॉजी से ही उनकी कंसल्टेशन होकर फिर वो जर्सी नंबर लेते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू टू अस कि इतना भी हर जगह न्यूमरोलॉजी काम करती है। हर जगह, चाहे आप जर्सी नंबर की बात करो, नेम नंबर की बात करो, मोबाइल नंबर की बात करो, हाउस नंबर की बात करो। अब जैसे शेयर मार्केट एक चीज़ आती है, कई बार आजकल चलता है कि मैम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए सही है या नहीं है। अब शेयर मार्केट में अगर तो आपके पास 4 नंबर है तो आप शेयर मार्केट में अच्छा करोगे। 5 नंबर वाले भी अच्छा कर सकते हैं, 6 नंबर वाले लोग भी अच्छा कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ दैट कि वो पूरा चार्ट भी साथ में देखना पड़ेगा। अगर 4 नंबर है आपके चार्ट में, मतलब आपका बेसिक है डेस्टिनी 4 है, वो सूट करेगा, लेकिन अब वो 4 मल्टीपल है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो जाओगे। ऐसा करोगे कि कोई ऐसा शेयर जो बिल्कुल डाउन है, आप उसको कहोगे नहीं 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 इसके प्राइसेस तो बढ़ेंगे, आप वो खरीदने की कोशिश करोगे जिसकी वजह से हो सकता है आगे लॉसेस हो। मल्टीपल एज एन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 कितनी बार आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है। तो नंबर्स तो वो देखे जाते हैं, बट साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, सारी चीज़ों पे सब चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद ही एक फाइनल प्रिडिक्शन करके निकलती है। अब जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मूलांक और भाग्यांक देख लो और उससे हम अपना करियर डिसाइड कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका करियर, आपका प्रोफेशन हो गया, आपका इनफैक्ट जर्सी नंबर हो गया, या कुछ भी आपको देखना है तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स देखने के बाद ही फाइनलाइज किया जाएगा कि क्या हो सकता है। क्योंकि कोई नंबर
या कह सकते हैं किसी भी चीज़ की अथाह अच्छी नहीं होती, कोई अगर कम है तो वो अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है मल्टीपल टाइम है, अब 1 मल्टीपल टाइम है तो वो 1 इम्बैलेंस है, यानी कि हो सकता है या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो। अब ये 2 कंडीशन मैं इसलिए बोल रही हूँ, एक हम कहते हैं एक नंबर बनता है ओवर पावरफुल और एक होता है वीक। तो यहाँ हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका नंबर ओवर पावरफुल है या वीक है। अगर तो वो वीक होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, और अगर वो ओवर पावरफुल होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, जो कि दोनों ही अच्छे नहीं है। तो वहाँ पर नंबर्स की एनर्जी फिर वही बैलेंस करनी ज़रूरी है। तो मैम अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज़ होती हैं? जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते आए हैं कि लाल किताब की रेमेडी अलग होती हैं, बाकी हर एक प्लैनेट्स की रेमेडीज़ अपने अकॉर्डिंग होती हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी पॉसिबल है? क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है कि आप अपने पाम में ग्रीन कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से कुछ नंबर्स लिख लो तो हमारी वो जो डेस्टिनी में कुछ चीज़ें ब्लॉकेज होती हैं वो निकल जाती हैं। तो क्या पॉसिबल है? एब्सोल्युटली, न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज़ होती है, बट जैसे अभी आपने कहा ना वो नंबर लिख लो, वो नंबर लिखो लेकिन साथ में कर्मा बहुत ज़रूरी है ना। एग्जैक्टली। तो अगर आप उस नंबर को लिख के बैठ जाओगे कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को तो अपने आप मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कर्मा तो आपको करना पड़ेगा। वो नंबर आपको हेल्प करेगा उस अपॉर्चुनिटी को लाने में, उस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको दिमाग में ये देगा कि ये लाइफ में मेरी अपॉर्चुनिटी आई है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मुझे ग्रैब करना है। वहाँ इस तरीके से नंबर्स हेल्प करते हैं। तो आप कुछ नंबर्स को लिख सकते हो। वहाँ हम प्लानिटरी दान करवाते हैं, जिसमें हम कुछ रेमेडीज़ ऐसी करवाते हैं। फिर यंत्रा रेमेडीज़ भी होती है, और सबसे बड़ी रेमेडीज़ तो हम पहले ये देखते हैं कि आपका नेम नंबर अलाइन है या नहीं है बेसिक डेस्टिनी के साथ, आपका मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें अलाइन करके भी हम रेमेडीज़ देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जैसे बेसिक नंबर 8 है, मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर आ रहा है, या जैसे मैं कहूँ किसी की बॉर्न डेट 8, 17 या 26 है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में डिलेज बहुत हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, हार्डवर्क करेंगे, राइट। तो क्या करें, ऐसे लोग सैटरडे टू सैटरडे आपको 8 समोसे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को खिलाने हैं। बस कुछ नहीं करना, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में धीरे 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 चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 8 सैटरडे करोगे ना, वहीं पे मैं कहती हूँ 8 सैटरडे छोड़ो, आप 3rd सैटरडे से रिजल्ट देखना आपको शुरू हो जाएगा कि वो 4th क्लास एम्प्लॉयज़, यानी कि जैसे रिक्शे वाला हो गया या मोची हो गया, है ना, इस जो हार्ड वर्क करते हैं, राइट, तो उनको खिलाने हैं एक समोसा, एक मतलब आपको तली हुई आइटम खिलानी है बेसिकली, राइट। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो काली उड़द की दाल आती है, वो काली उड़द की दाल डिस्ट्रीब्यूट या डोनेट कर सकते हो। अब कुछ लोग ना सैटर्न के लिए शनि मंदिर जाते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा मैं आपको एक और यूनिवर्सल वो बताती हूँ जो लोग गलती करते हैं। शनि मंदिर जाते हैं, शनिदेव रिजिड है ना, तो हम नॉर्मली मंदिर जाकर ना भगवान के फेस की तरफ उनको निहारते हैं, हमारी आदत होती है उनको निहारने की, उनको देखने की, उनको देखकर हमें सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो सैटर्न देव जो है ना, उनको उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि अगर कोई आपको देखेगा तो उस पर मतलब उसकी लाइफ ख़त्म, मतलब इस तरीके से उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल डिस्ट्रक्शंस इस तरीके से आएगी। तो जब भी शनि मंदिर जाओ तो सबसे पहले तो उनके फेस को नहीं देखना, उनके चरणों में देखना है ऑलवेज, राइट। दूसरा जो गलती लोग करते हैं, वहीं से रेडीमेड थाली खरीदते हैं, लाइक कील खरीद ली, काला कपड़ा खरीद लिया, काली उड़द की दाल खरीद ली, तेल खरीद लिया, सरसों का तेल, ये सैटरडे को खरीदना वर्जित है। अब एक अच्छा एक्शन हम कर रहे हैं, शनिदेव पे हम तेल चढ़ा रहे हैं, काली उड़द की दाल चढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, एक अच्छा एक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक ख़राब एक्शन जो बोला था, जो चीज़ हमें वर्जित है खरीदनी, उन्हीं चीज़ों को हम खरीद रहे हैं। तो दोनों क्या हुआ, एक वाइट और एक ब्लैक कट गया, दोनों तीर आपस में आकर। तो उस दिन ना खरीद के आप पहले से खरीद के रखें, चाहे सरसों का तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, कील हो गया, ये पहले से खरीद के रखें और सैटरडे के दिन शनि भगवान को चढ़ाएं। तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कई लोग कहते हैं हम तो शनि मंदिर भी जाते हैं फिर भी शनिदेव हमारी नहीं सुनते। अच्छा, शनिदेव से ना पैसे वैसे मत मांगो, शनिदेव पैसे वैसे देना नहीं जानते, वो आपके कर्मों के न्यायदाता है। सिर्फ उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एक प्रेयर करनी है कि हे शनिदेव, हमसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, प्लीज़ हमें उसके लिए माफ़ कीजिए, बस इतना करना है। और एक वो सैटरडे वाली जो मैंने आपको समोसे वाली रेमेडी बताई है वो करना है। आप देखोगे उनकी लाइफ में धीरे 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 ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होते चले जाएंगे। अब ये जो दान मैंने बोला या डोनेशन मैंने जो बोली है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है
जो तली हुई चीज़ है, या 4th क्लास एम्प्लॉयज़ है, खिला तो हम किसी को भी सकते हैं। Exactly. समोसे खिलाने हैं या तली हुई चीज़ खिलानी है, किसी को भी खिला सकते हैं। तो इसके पीछे भी पूरा लॉजिक है। जब कभी हमें आगे टाइम मिलेगा, तो अभी तो मुझे लगता है टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, तो उस पे भी बिल्कुल। बैठ के बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट हर चीज़ लॉजिकल होती है। बिल्कुल मैम, इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानेंगे, हमारे और भी आगे पॉडकास्ट आने वाले हैं, सो उनमें हम काफ़ी डिटेल में बातें करेंगे। एंड आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे Same here. इतनी सारी जानकारी जान के। तो एंड अगर हमारी ऑडियंस को भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।